इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 को लर्न करेंगे, जिसका नाम है सर्किल। सर्किल मीन्स वृत्त होता है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को लर्न करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, आकृति में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। इसका हम सलूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा गया था। इस वृत्त के परिगत मीन्स बाहरी चारों ओर, बाहर चारों ओर। तो इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC खींचा गया था और यहाँ प्रश्न में दिया गया था कि जो भुजा BC है उसे जो बिंदु D है उसे विभाजित करता है और इस प्रकार बांटता है कि BD = 8 सेंटीमीटर और CD = 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया था कि जो BD है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और जो CD है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये त्रिभुज हमारा ABC है। यहाँ ये सर्किल के बिंदु D पर भुजा BC स्पर्श कर रही है। इसी तरीके से AB और AC भी यहाँ वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं। तो हमने माना रेखाएं AB और AC O केंद्र वाले वृत्त को क्रमशः बिंदु M और N पर स्पर्श करती हैं। हमने मान लिया कि जो हमारी भुजा AB है वह वृत्त को बिंदु M पर और जो भुजा AC है वह वृत्त को बिंदु N पर स्पर्श करती है। और हमने मान लिया कि AM = P। हमने मान लिया AM बराबर AN = P। तो हमने AM इसको भी P मान लिया और AN इसको भी हमने P मान लिया। P के अलावा आप कुछ भी मान सकते हैं, A B C X Y Z आप कुछ भी मान सकते हैं। तो चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रमेय होती है। ये कोई वृत्त हो अगर, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ये हमारा सर्किल है। इसके बाह्य बिंदु कौन कौन से हैं? A है, B है और यहाँ C है। तो अगर हम बिंदु A से देखेंगे तो बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं AN हैं और AM हैं। तो AM और AN बराबर होंगी, क्योंकि प्रमेय कहती है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो बिंदु A से चलेंगे तो बिंदु A से कौन कौन मिल रहा है? AM = AN। हम लिख लेंगे AM = AN = यहाँ पे हमने मान रखा है P, इसे हम लिख लेंगे P। और इसी तरीके से बिंदु B से देखेंगे तो बिंदु B से BD और BM है। यहाँ हमारा हो जाएगा, लिखेंगे हम BD = यहाँ हम बिंदु B से देख रहे हैं तो BD = BM = यहाँ से BD 8 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा BM हो गया तो BM की वैल्यू कितनी आ गई? 8 यहाँ पे सेंटीमीटर। इसी तरीके से अब बिंदु C से चलते हैं तो बिंदु C से CD = हमारा CN हो जाएगा। बिंदु C से यहाँ लिख देंगे हैं और CD = CD ये स्पर्श रेखा इक्वल टू हो जाएगी CN ये स्पर्श रेखा। यहाँ हो जाएगा हमारा CN
इज इक्वल टू, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर ही होगा, इक्वल टू हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब हम इनके माध्यम से भुजा ए बी, ए सी और बी सी की माप निकाल लेंगे। तो अगर हम भुजा ए बी निकालते हैं तो ए बी में कौन कौन है, ए बी में हमारा बी एम है और ए एन है। ध्यान दीजिए ये भुजा हमारी ए बी है, ए बी के अंतर्गत कौन कौन सा है, बी एम है और ए एम है। तो बी एम प्लस ए एम हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी एम प्लस ए एम। यहाँ से देख रहे हैं बी एम की वैल्यू 8 है तो 8 सेंटीमीटर प्लस यहाँ से ए एम की वैल्यू हमने पी मान रखा है तो ए एम की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पे पी। बी सी निकालेंगे तो बी सी में कौन कौन है, बी डी है और सी डी है। यहाँ बी सी इक्वल टू लिखेंगे बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू करेंगे हम यहाँ से बी डी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, इसे हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर प्लस सी डी, तो सी डी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, इसे हम लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। 8 और 6 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, इसको स्क्वायर कर लेंगे। अब हम चलते हैं ए सी के लिए, भुजा ए सी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो ए सी में हमारा ए एन है और सी एन है, तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे सी एन और प्लस ए एन, तो हमारा हो जाएगा सी एन प्लस ए एन। तो यहाँ हम देख रहे हैं सी एन की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और ए एन की वैल्यू है हमारी पी। तो इस तरीके से ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर प्लस पी, इतना हमारा आ गया। अब हम इसके आगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, जहाँ एस अर्ध परिमाप है त्रिभुज का और ए बी सी ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। यहाँ से अगर हम 2 का एस में मल्टीपल करेंगे तो इंटू करेंगे तो 2 का एस में हो जाएगा हमारा 2s, गुणा करने पर 2 का एस में हो जाएगा 2s इज इक्वल टू बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ हम चित्र से देखते हैं तो इस त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं क्या हैं, तो यहाँ से हम करेंगे 2s इज इक्वल टू भुजा ए, तो ये भुजा हमारी पहली भुजा ए बी, इसे हम लिखेंगे ए बी, और भुजा बी, तो भुजा बी यहाँ से बी सी, इसे हम लिख लेंगे बी सी, और भुजा सी ए सी। त्रिभुज की 3 भुजाएं हमने लिख लिया, पहली भुजा ए बी, दूसरी बी सी और तीसरी ए सी। अब यहाँ से आगे चलेंगे हम तो 2s इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी में कौन कौन है हमने आपको बता रखा था, बेस का नहीं हमने वैल्यू भी निकाला है। तो ए बी इक्वल टू अगर हम ज्ञात करेंगे तो 8 प्लस पी हो जाएगा, क्योंकि ए बी में 8 सेंटीमीटर और प्लस पी इसकी पूरी लंबाई होगी। तो ए बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर प्लस पी प्लस बी सी, तो बी सी अगर हम ज्ञात करेंगे तो 8 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 14, यहाँ से 14 सेंटीमीटर प्लस ए सी निकालेंगे तो 6 प्लस पी, तो 6 सेंटीमीटर प्लस पी, ये ए सी की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से आगे चलेंगे हम तो 2s इज इक्वल टू, यहाँ से इसको अगर हम जोड़ेंगे संख्याओं को तो 8 और 14 और 6, 8 और 6 जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 14 और 14 हो जाएगा 28, ये हमारा हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। और ये 1p है और ये भी हमारा 1p है, तो 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा प्लस 2p। अब यहाँ पे यस के साथ 2 मल्टीपल में है, गुणे में है, इधर कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, अपान में जाएगा। यस इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से 28 cm प्लस 2p अपान, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2, ये 2 इधर इंटू में था यस के साथ, इधर आ गया अपान में। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं,
तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 प्लस यहाँ से 2 1 जा 2, 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देंगे p, 1 p है ही अपान यहाँ से हमारा हो जाएगा 2। तो इस 2 से 2 को जब हम कैंसिल कर देंगे तो s की वैल्यू हमारी फाइनली आ जाएगी 14 प्लस p। इस तरीके से त्रिभुज का अर्ध परिमाप 14 प्लस p आ गया। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल या भुजाओं के यहाँ पे मान हमें ज्ञात ना हो, जैसे देखिए यहाँ पे 8 प्लस 6 से ये भुजा तो हमें ज्ञात है, ये 8 प्लस 6 हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, लेकिन ये भुजा क्लियर नहीं है। ए बी की वैल्यू 8 प्लस पी है और ए सी की वैल्यू 6 प्लस पी है। तो भुजाएं अगर पूरी तरीके से ज्ञात न हो तो उसके लिए फार्मूला होता है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वाला लिखेंगे हम रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी और अगले ब्रैकेट में एस माइनस सी। तो यहाँ से इक्वल टू करेंगे हम एस माइनस ए के स्थान पे पहली भुजा ए बी, यहाँ रखेंगे हम ए बी, एस माइनस बी, बी के स्थान पे बी सी, तो यहाँ पे रखेंगे बी सी, और सी के स्थान पे ए सी है तो हम रख देंगे ए सी। अब वही हमने त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल रखा था, तो यस है जहाँ पे हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, तो इसकी वैल्यू अभी आई है 14 प्लस 2p, 14 प्लस p आई थी क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया था, तो ये 14 प्लस p। और आगे चलेंगे यहाँ पे भी हम, तो ये हो जाएगा एस की वैल्यू वही रखेंगे हम 14 प्लस p, और यहाँ पे माइनस करेंगे ए बी। तो ए बी में कौन कौन है, 8 प्लस पी, ए बी भुजा में 8 प्लस पी है, यहाँ हम लिख लेंगे 8 प्लस पी। इस ब्रैकेट में आते हैं, अगला ब्रैकेट है, इसके बाद फिर इसमें भी हम करेंगे एस की वैल्यू वही क्योंकि त्रिभुज का अर्ध परिमाप 14 प्लस पी हमने निकाला है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी हम लगाएंगे माइनस, और बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो 8 प्लस 6, ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस 6, बी से हम ऐड कर लेंगे, और यहाँ से s माइनस ए सी, तो s का ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, इसे वही लिख देंगे हम 14 प्लस पी माइनस ए सी में कौन कौन 6 सेंटीमीटर प्लस पी, तो यहाँ लिख देंगे हम 6 प्लस पी। अभी ऐसे ही रहेगा 14 प्लस पी, यहाँ पे हम इसे 14 प्लस पी ऐसे लिखेंगे 14 प्लस पी। अब ध्यान दीजिए यहाँ चिन्ह का ब्रैकेट में गुणा कर रहे हैं, तो ये माइनस का यहाँ 8 के बगल कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस का यहाँ पे अगर प्लस में होगा तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा हमारा माइनस, और 8 है तो हम लिख लेंगे 8 माइनस इंटू प्लस हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा p। इस ब्रैकेट में आते हैं, यहाँ ये 14 प्लस पी से लिख देंगे हम 14 प्लस पी, यहाँ माइनस का फिर से इसमें मल्टीपल करेंगे ब्रैकेट में, तो माइनस का यहाँ बगल में 8 के प्लस है, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस 8, और माइनस का प्लस में हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6। आगे चलते हैं हम, और यहाँ से इस ब्रैकेट में तो 14 प्लस पी माइनस का यहाँ मल्टीपल करेंगे तो माइनस का यहाँ 6 बगल प्लस है, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, तो 6 हो गया, माइनस इंटू प्लस हुआ हमारा माइनस, ये भी हो गया हमारा p। अब हम आगे चलते हैं, तो ये हमारा 14 प्लस पी होगा, ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए ये हमारा प्लस पी और ये माइनस पी, अगर एक में से एक गया 0 होता है तो वैसे p में से p गया कितना हो जाएगा 0, यानी p की बात यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और 14 इस संख्या में से 8 को जब हम माइनस करेंगे ये हमारा हो जाएगा 6। और इस ब्रैकेट में आते हैं, ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 6 हो जाएगा -14, ये +14 और ये -14 ये कैंसिल होगा, हमारा केवल क्या बचेगा p, तो इसे लिख लेंगे हम p। फिर समझ लीजिए ये -8 है -6 है, 8 और 6 जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा -14 हो जाएगा, अब +14 -14, 14 में से 14 माइनस हो जाएगा 0, और यहाँ केवल बचेगा p, तो इस p को हमने लिख लिया। इस ब्रैकेट में आते हैं, तो यहाँ 14 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 8, और ध्यान दीजिए ये प्लस p है माइनस p में p के कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। अब आगे चलते हैं हम, तो यहाँ से 6 का जब हम 8 में मल्टीपल करेंगे
तो हो जाएगा 6 8 जा 48। यहाँ पे 48 और p है तो हम लिख लेंगे p और ब्रैकेट में लिख लेंगे ये 14 प्लस p, इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे हमने 8 6 जा 48 किया और p था तो हमने p लिख लिया और बचा क्या 14 प्लस p, तो इसे हम लिख लेंगे 14 प्लस p। आगे चलते हैं हम, यहाँ से 48 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ये हमारा 48 है, इसी का वर्गमूल निकालना है तो यहाँ हम लिख देंगे इस तरीके से, इसका गुणनखंड करेंगे 48 हो जाएगा। पहले 2 से इसे हम मल्टीपल करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। यहाँ फिर से 2 से करेंगे क्योंकि 2 से ये डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 2 6 जा 12 और फिर आगे चलेंगे तो 2 3 जा 6 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3। या अर्थात इस 42 किसने किसने डिवाइड किया है 2 2 2 2 और 3 ने, कितनी बार 2 है 4 बार है, तो इसे 48 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये p है तो हम इसे लिख लेंगे p इंटू p कर लेंगे और ये ब्रैकेट में 14 प्लस p। ध्यान दीजिए अगर ब्रैकेट में कोई चीज़ 2 बार होती है तो एक बार बाहर निकल के आती है, तो यहाँ से ये 2 इन दोनों जोड़ों में से 2 एक बार बाहर आएगा और इसमें से भी 2 बाहर आएगा तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ से 3p, इसका 3 का कोई पेयर बना नहीं, ये 3 ऐसे अंदर रहेगा तो यहाँ हमारा बच जाएगा 3p 3 इंटू p 3p और ब्रैकेट में ये बचा हमारा 14 प्लस p। इस तरीके से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया 4 रूट में 3p और ब्रैकेट में 14 प्लस p। अगले स्टेप में हमने क्या किया, त्रिभुज ABC के बिंदु A, B और C का शीर्षलंब खींचा। त्रिभुज ABC के बिंदु A, B और C का शीर्षलंब खींचा तो हमारा ट्रायंगल ABC था, तो त्रिभुज ABC का हमने शीर्षलंब खींचा, इसे बिंदु B से यहाँ पे हमने शीर्षलंब खींचा, यहाँ पे हमारा हो गया BN और यहाँ से CM और यहाँ से AD। तो अब यहाँ पे शीर्षलंब खींचने से हमें 3 त्रिभुज मिले, कौन कौन सा, इसके अंदर ABC के अंदर ये त्रिभुज पहला हमारा BOC, ये भी 3 भुजाएं बन रही BOC पहला त्रिभुज और दूसरा BOA, यहाँ से एक त्रिभुज और बन गया BOA। इसी तरीके से यहाँ से देखेंगे तो हम COA, इस तरीके से 3 त्रिभुज ABC के अंतर्गत बने अंदर। तो इन तीनों त्रिभुजों का भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पहले वाले चलते हैं, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है फार्मूला, इसे हम रखेंगे इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2। अब BOC में, तो BOC में आधार हमारा BC है और ऊंचाई OD है। BOC इस त्रिभुज में आधार BC है और ऊंचाई OD है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी OD है। यहाँ हम आगे चलेंगे इज इक्वल टू 1/2 BC, तो BC की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, BC की वैल्यू 8 + 6 हो जाएगा हमारा 14, ये हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और OD, अब ध्यान दीजिए ये जो OD है यहाँ पे ये वृत्त की त्रिज्या है और प्रश्न में दिया गया था कि कितने त्रिज्या का वृत्त खींचा गया था, तो 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारा होगा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ वृत्त के केंद्र से ये भी परिधि को मिला ये भुजा है तो ये भी हमारा होगा 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये भी यहाँ से यहाँ तक मिला तो ये भी होगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अगर हम इसको भी लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये भी होगा क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमें आवश्यक है लिखेंगे। तो OD की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे, इसका भी हम कर देंगे इनटू, यहाँ पे हमारा 4 सेंटीमीटर, यहाँ से कैंसिल होगा, 2 7 जा
14, तो 7 का 4 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28। 7 का 4 में मल्टीपल करेंगे तो 7 4 जा 28 सेंटीमीटर। इस तरीके से त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल आ गया 28 सेंटीमीटर। अब हम आगे इसी तरीके से त्रिभुज जो और दो बच रहे हैं उनका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल फिर से वही होगा 1/2 आधार। तो BOA में आधार हमारा AB है और ऊंचाई OM है। BOA त्रिभुज में आधार हमारा AB है और ऊंचाई OM है, इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू आधार की वैल्यू। तो AB की वैल्यू है 8 + P। AB भुजा की जो वैल्यू है वो 8 + P है। यहाँ हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर + P इंटू OM की वैल्यू, ये भी त्रिज्या है वृत्त की, तो ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, जिसे भी लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। यहाँ इसे कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 और इस 2 का ब्रैकेट में इंटू कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू, यहाँ से 2 8 जा 16 सेंटीमीटर प्लस 2 का P में करेंगे हमारा हो जाएगा 2P। इसी तरीके से अब एक हमारा त्रिभुज हमने पहले BOC निकाला, BOC का क्षेत्रफल, फिर BOA का क्षेत्रफल हमने निकाला। अब एक त्रिभुज और बच रहा है COA, तो इसका भी क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल चाहे COA का क्षेत्रफल, AOC लिखें चाहे CO लिखें, का क्षेत्रफल इज इक्वल टू फिर से वही 1/2 और आधार। तो AOC में आधार हमारा AC है और ऊंचाई ON है। AOC में हमारा आधार AC है और ऊंचाई ON है, तो 1/2 हो जाएगा AC की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 6 + P, यहाँ हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर + P और ON, तो ON त्रिज्या है, इसकी जो लंबाई है वो है हमारा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल टू करेंगे, यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, इस 2 का इस ब्रैकेट में मल्टीपल करेंगे, 2 6 जा हो जाएगा हमारा 12, तो 12 सेंटीमीटर और प्लस लिखेंगे हम, 2 का P में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2P। इस तरीके से जो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल था हो गया 12 सेंटीमीटर + 2P। तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल गया। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हम ले सकते हैं इस त्रिभुज ABC के अंदर कौन कौन था। BOC था, इसी का पार्ट है, और BOA भी त्रिभुज इसी में था, ABC में ही, और COA ये भी इसी त्रिभुज में था। जिस तरीके के आपके शरीर में आपके हाथ पैर सब होते हैं तो वो आपके शरीर के पार्ट ही हैं, पूरा शरीर बराबर हम लिख सकते हैं, आपको जितने भी हाथ पैर हैं सबको जोड़ के लिख सकते हैं, जितने भी आपके शरीर में अंग सभी को हम आपके शरीर के बराबर लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम त्रिभुज ABC बराबर लिखना चाहेंगे, त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज COA का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज ABC के ही अंदर है। इसे हम लिखते हैं, हमारा हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज यहाँ पे AOC का क्षेत्रफल। अभी हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले निकाला है, तो उसकी वैल्यू है 4√3P ब्रैकेट में 14 + P इज इक्वल टू BOC का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है, वो आया 28 सेंटीमीटर, और त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल ये आया 16 + 2P। त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल इसका आया 12 + 2P। यहाँ से हम 28 ये भी संख्या है, 16 भी संख्या है और 12 भी संख्या है, इन सभी को ऐड करते हैं। ये 16 + 12 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28, इसी तरीके से होगा। तो 28 और 16 + 12 ये 28 + 28 हो जाएगा हमारा 56 प्लस, अब यहाँ पे ये 2P है और ये भी हमारा 2P है। 2P और 2P अगर हम ऐड करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4P। अब यहाँ से इन दोनों में से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं
और इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे ही। तो 4√3p और ब्रैकेट में 14 + p इज इक्वल टू यहाँ से 4 और 56 में से 4p में से और 56 में से 4 को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमने 4 को कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा 4 × 1 = 4। अब इस 5 में से 1 बचा तो 16 हो गया, 4 × 4 = 16। और यहाँ पे हमारा बचेगा प्लस 4 का हमने कॉमन ले लिया, 4 × 1 = 4। 1p लिखे ना लिखें, p1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे सीधे p। अब यहाँ से इधर 4 × में है इस करनी के साथ में, तो इधर कहाँ आएगा अपान में बटे में। इस ब्रैकेट में क्या बचेगा 3p और यहाँ पे ब्रैकेट में 14 + p इज इक्वल टू, यहाँ इसे शाम लिखेंगे इसे हम 4 और ब्रैकेट में 14 + p 14 + p ओवरऑल अपान ये 4 कहाँ आएगा अपान में, ये 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा फाइनली बचेगा 3p और ब्रैकेट में 14 + p इज इक्वल टू यहाँ से 14 + p इस ब्रैकेट में बचेगा। अब हम इस करनी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, इधर का भी वर्क कर देंगे और इधर का भी वर्क कर देंगे। लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो वर्क करेंगे, वर्क करने पे ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे √3p और ब्रैकेट में 14 + p इसका भी वर्क करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ इस तरफ का भी वर्क करेंगे, दोनों पक्षों को वर्क करेंगे जिससे मान में कोई परिवर्तन न हो और रूट हमारा हट जाए। वर्क का अर्थ होता है किसी चीज़ का 2 बार गुणा। तो अगर करनी में 3p और ब्रैकेट में 14 + p इंटू वही करनी में ही हमारा 3p ब्रैकेट में 14 + p, कोई चीज़ करनी में 2 बार होती है तो वो एक बार बाहर निकल के आती, तो यहाँ स्क्वायर से ये 2 बार ऐसा होगा करनी में, तो एक बार बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 3p, रूट हमारा हट जाएगा 3p और ये हो जाएगा 14 + p, स्क्वायर करने से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। और ये a + b के होल स्क्वायर के रूप का है, तो चूंकि हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा होता है a² + b² + 2ab, तो यही यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ a के स्थान पे 14 है और b के स्थान पे p है, तो a का स्क्वायर अर्थात हमारा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अर्थात इसका p का स्क्वायर और प्लस 2 × a के स्थान पे है 14 और b की जगह पे है हमारा p, तो इसे लिख लेंगे हम p। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 3p और इस ब्रैकेट में 14 + p इज इक्वल टू 14 का जब 14 × 14 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 196, 14 × 14 आप करिए तो आ जाएगा 196 और प्लस यहाँ पे p का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा हमारा p का स्क्वायर और यहाँ से प्लस करेंगे तो 14 × 2 = 28 और p मल्टीपल में तो ये भी हमारा जगह 28p। यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसके आगे चलेंगे हम, तो इस 3p का इस ब्रैकेट में हम मल्टीपल करते हैं तो 14 × 3 = 42 और p और यहाँ पे 3p का अब हम p में मल्टीपल करेंगे तो यहाँ घात 1 है p की, यहाँ भी घात 1 है, गुणा करने में घातें जुड़ती हैं। 3 बन जाए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1p है तो 3 बन जाए 3 होगा। p का p में जब मल्टीपल होगा गुणा करने में घातें जुड़ती हैं तो 1 और 1 हो जाएगा p²। अब 1 + 1 2 होगा तो हो जाएगा p² इज इक्वल टू यहाँ से 196 + p² + 28p। अब इधर से हम क्या करेंगे, इधर जितनी भी वैल्यूज हैं सबको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से सब कुछ उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 0 इज इक्वल टू ये 196 से इसे लिखेंगे हम 196, यहाँ पे प्लस p² है तो लिखेंगे हम प्लस p²। अब ध्यान दीजिए ये p² है तो ये भी p² है, अगर इधर प्लस 3p² है तो बराबर के इधर आएगा तो -3p² हो जाएगा, चिन्ह बदलता है, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, ये रूल होता है। और यहाँ पे प्लस ये 28p, अब इधर प्लस 42p है तो बराबर किधर आएगा तो हमारा हो जाएगा -42p। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर हम इज इक्वल टू 0 लिख देंगे और ये हमारा बचेगा 196, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा घटेगा,
तो 3p से अगर यहाँ 1p जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस, चिन्ह किसका लिखेंगे जो बड़ा होता है, यहाँ 3 बड़ा है और ये 1 क्या है छोटा है, तो चिन्ह 3 का क्या है माइनस में, इसलिए लिखेंगे हम माइनस, और 3 में से 1 गया 2 हो गया, और p स्क्वायर लिख लेंगे हम p स्क्वायर। यहाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 42 में से हम 28 माइनस करेंगे, यहाँ पे बड़ा कौन है तो 42 बड़ा है, इसलिए 42 का हम ये चिन्ह लिखेंगे, तो इसका चिन्ह है माइनस, माइनस लिख देंगे हम। यहाँ 12 में से 8 जाएगा, हमारा हो जाएगा 4, और यहाँ बचा 3 में से 2 जाएगा, हमारा हो जाएगा 1, और p है लिख लेंगे हम p। अब इसमें से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 9 जा 18 और बचा 1 16 हो गया, 2 8 जा 16 माइनस 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 लिखेंगे, लिखे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमारा हो जाएगा p स्क्वायर, क्योंकि 2 1 जा 2 माइनस, अब यहाँ 2 7 जा 14, तो 7 हो गया 7p। अब इधर 2 इस ब्रैकेट के मल्टीपल में है, तो इधर कहाँ आएगा अपान में, तो 0 अपान ये हो जाएगा 2 नीचे आ गया, और यहाँ पे 98 माइनस से यहाँ पे हमारा p स्क्वायर और माइनस से 7p। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा ये आगे चलते हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 का किसी का भी 0 में मल्टीपल करेंगे तो वो 0 ही आता है, 2 का 0 का 0 हो गया, इज इक्वल टू 98 माइनस p स्क्वायर माइनस 7p। अब यहाँ से इस पार्ट को हम इधर ले आएंगे, या हम माइनस अगर कॉमन लेंगे, दो प्रक्रियाएं हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबको पहले बराबर के इधर लाते हैं, तो इधर माइनस p स्क्वायर है और बराबर के इधर आएगा, तो वो हो जाएगा हमारा p स्क्वायर, ये माइनस 7p है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 7p, और ये प्लस 98 है तो हो जाएगा माइनस 98 इज इक्वल टू 0, या ऐसा आप समझ लीजिए तरीका। और इसका यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सब में से माइनस को कॉमन लेंगे तो 0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये हमारा 98 रहेगा, ये हो जाएगा माइनस 98, क्योंकि चिन्ह हमने अगर माइनस कॉमन लिया, ये माइनस इंटू माइनस, यहाँ 98 के बगल में प्लस था तो यही यहाँ भी प्लस होना चाहिए, इसलिए माइनस 98, और यहाँ से माइनस इंटू माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे p स्क्वायर, और फिर माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस 7p। तो अब यहाँ पे ये जो माइनस है, अगर इसके अपान में हम ले आएंगे इधर मल्टीपल में, तो ये हो जाएगा 0, तो ये भी केवल हमारा ये फिर से बचेगा p स्क्वायर प्लस 7p और माइनस 98, तो p स्क्वायर प्लस 7p और माइनस 98, ये द्विघात समीकरण बन गया यहाँ पे हमारा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। द्विघात समीकरण का यही होता है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का इस तरीके का रूप होता है। ये यहाँ पे ये 1p स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 1p स्क्वायर है, और प्लस बी एक्स, तो एक्स न लिखें, कोई कोई कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक्स की जगह p है तो प्लस यहाँ पे 7p, और c ये अचर होता है, 1 2 3 4 कुछ संख्या होगी, तो यहाँ अचर के स्थान पे हमारा माइनस 98 है। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 98 का गुणनखंड कैसे करते हैं द्विघात समीकरण का, तो यहाँ कुछ नहीं, तो इसके सामने हमारा 1 है, तो 98 का ये अंतिम का इधर मल्टीपल करते हैं, 98 1 जा 98 होगा। अब 98 को हमें ऐसा करना है कि ये बीच वाला 7 आ जाए, तो 98 के पहले हम गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से हमारा 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 और बचा 1, 2 9 जा 18, यहाँ से फिर से हम आगे चलेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ से 2 4 जा 8 हुआ, 98 को हम छोटा छोटा कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, और 2 4 जा 8 हुआ, बचा 1 18 हो गया, 2 9 जा 18, फिर से यहाँ से हम 2 यहाँ से 7 से करेंगे, 7 से यहाँ पे मल्टीपल होगा, तो 7 7 जा 49, और ये 7 से 7 कट जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम 7 2 जा 14 कर दें, 14 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा 7 आएगा। ध्यान दीजिए 7 का हमने 2 मल्टीपल किया, 7 2 जा 14, और 14 में से 7 जाएगा, 7 आएगा ही, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 14p और माइनस 7p, 14 में 7 माइनस करेंगे 7 आएगा ही, माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में भी p है, तो इनमें से हम क्या करते हैं, p कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में p मिल रहा है, जब p कॉमन लेंगे p, और यहाँ बचेगा हमारा p प्लस 14,
और यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, -7, क्योंकि यहाँ पे p है लेकिन यहाँ पे p नहीं, तो हम 7 कॉमन लेते हैं, तो -7 कॉमन लेंगे। ये हमारा बचेगा ब्रैकेट में p, इसके बगल p था। अब माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 7 1 जा 7 और 2 बचाएगा 28, 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ब्रैकेट में दोनों में p+14 है, p+14 इसे हम एक बार लिखेंगे, तो हमारा p+14 और यहाँ से ये p माइनस हो जाएगा 7, इसे ऐसा लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब हम इसके आगे चलते हैं, तो जब हम एक एक बार मानते हैं, जब हम मानेंगे p+14 इज इक्वल टू 0, पहले इस पार्ट को 0 बराबर करते हैं, तो हमारा हो जाएगा p इज इक्वल टू +14 आएगा तो हमारा हो जाएगा -14 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से ये जब हम मान लेंगे, जब p-7 इज इक्वल टू 0, इधर ये -7 है बराबर, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, p इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये -14 है, ये चूँकि ऋणात्मक मान है अमान्य है, चूँकि p इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि कोई भी लंबाई ऋणात्मक में नहीं होती है। अमान्य है क्योंकि यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्योंकि p इक्वल टू -14 सेंटीमीटर अमान्य है क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए यहाँ हम लिखेंगे p बराबर क्या लेंगे हम 7, p बराबर 7 सेंटीमीटर लेने पर तो हमें भुजा ए बी और ए सी निकालना था। तो ए बी इज इक्वल टू हमने माना था 8 + p, ऐड किया था हमने त्रिभुज में, 8 + p, p के स्थान पे हम p की वैल्यू रखेंगे 7, तो 8 + 7 तो हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। और हम ए सी को भी निकाल लेते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू हमने माना था 6 + p, ऐड किया था, आप पीछे नोट किए होंगे देख सकते हैं। यहाँ पे 6 प्लस ये p की वैल्यू 7 हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भुजा ए बी और ए सी की लंबाइयाँ क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। यहाँ हम लिख भी लेंगे, इसलिए भुजा ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और भुजा ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको लाभ ये होगा कि मैंने क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को भी पढ़ा रखा है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियोज़ बॉक्स में वीडियो भी आसानी से मिल जाएंगे, तो आप कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। इसके अलावा आप कमेंट करना आप लोग बिल्कुल न भूलिएगा कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ ही मैं इस चैप्टर 10 पर अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, अगर आपने उन सभी वीडियो को भी नहीं देखा है तो मैं उन सभी वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियो को भी आसानी से देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।